हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, अगर नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करिए क्योंकि आपका एग्जाम जल्द ही होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं, सक्सेस माइंड चैनल में हम आप लोगों को बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी बेहतरीन अप्रोच गणित में हो सकते थे वो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं और सारे वीडियोज अगर आपने देखा है तो आपको ये पता लग गया होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा कि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर इसी पैटर्न पे, अनुमानित पैटर्न पर सवाल आते हैं तो धज्जे उड़ाकर आप रख देंगे। और अभी तक हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट कर रखा है और आज की क्लास में हम 21वां नंबर प्रैक्टिस सेट के नाम से इस क्लास को रखेंगे। और नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे सक्सेस माइंड्स में। चैनल पर नए हैं तो जरूर दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर भी करिए दोस्तों को और बताइए कि कितने अच्छे बेहतरीन अप्रोच बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की बताई जा रही हैं आपको। बिल्कुल बिहार एसएससी सफलता के लिए सही दिशा एकमात्र चैनल कौन सा? सक्सेस माइंड्स। इसमें आपको बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे अप्रोच बहुत अपने अपने सब्जेक्ट में बताएंगे आपको। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। 6 क्वेश्चंस कराए थे, कुछ लाइट वाइट का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए 6 क्वेश्चंस को ब्रेक करना पड़ा। 7 नंबर सवाल से आज हम आपको इस वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या लिखा है? सवाल लिखा है 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 5 गुनी थी। आज से 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? बहुत अच्छा, ऐसे सवाल हम आपको बहुत बार करा रखे हैं, है ना। ये ऐसा सवाल हमने आपको बहुत बार करा रखा है। ये एज पे बेस्ड सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, ये एज पे बेस्ड सवाल है। और ये कैसे बनाना है सवाल? 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो अब कहेंगे सर -10। क्या कहेंगे सर? -10। ठीक है सर, 2 बातें हो रही हैं, एक फादर के बारे में बात हो रही है और एक डॉक्टर के बारे में बात हो रही है। 10 वर्ष, आज से 10 साल पहले, इसलिए हमने माइनस लिख दिया, -10। आज से 10 साल पहले जो उसके पिता थे अपनी पुत्री की उम्र की 5 गुनी थी। अगर 1 यूनिट अगर उसकी डॉक्टर की एज होगी तो उसके पिता कितने यूनिट के होंगे? 5 यूनिट के होंगे। 5 गुनी कहा गया। आज से 5 वर्ष के बाद, आज से 5 वर्ष के बाद का मतलब होगा कि हम यहाँ पे इसमें 5 जोड़ दे, +5 कर दे। आज से 5 साल के बाद प्लस का 5। उस व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। उस व्यक्ति की उम्र 2 गुना हो जा रहा है अपनी पुत्री की उम्र का। बहुत अच्छा। लेकिन एज में एक चीज ना फिक्स है कि अगर आपको किसी भी टाइम इंटरवल में किसी 2 आदमी के बीच का डिफरेंस, एज डिफरेंस मालूम हो गया तो आप जीवन भर चाहे जितना भी साल जी लीजिए, एज डिफरेंस अब नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, 10 साल पहले उसके पिता 5 यूनिट के थे, उसकी पुत्री 1 यूनिट की थी, दोनों के बीच में 4 यूनिट का डिफरेंस था। तो अभी भी 4 यूनिट का ही डिफरेंस होना चाहिए। 2 और 1 में 1 का अंतर है। इसका मतलब ये गलत है, ये डेटा गलत है, सरासर डेटा गलत है। तो हम क्या करेंगे? हम इसके डिफरेंस को इक्वल करेंगे। हम इसके डिफरेंस को क्या करेंगे दोस्त? इक्वल करेंगे। हम इसके डिफरेंस को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। हम इसके डिफरेंस को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। सर 5 और 1 में कितने का अंतर है? 4। हम 4 का गुना इसमें करेंगे। ठीक है सर। सर 2 और 1 में कितने का अंतर? 1 का गुना हम इसमें करेंगे ताकि ये डिफरेंस इक्वल हो जाए। ठीक है सर। अब नया एज फादर और डॉटर का क्या आएगा? 1 का मल्टीप्लाई 5 और 1 से करने पर 5:1 ही आएगा। ठीक है सर। और यहाँ कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। देखिए 5 और 1 में 4 यूनिट का अंतर, 8 और 4 में भी 4 यूनिट का अंतर। कभी भी डिफरेंस नहीं बदलेगा अगर डिफरेंस एक बार पता लग गया। सर अब देखिए, पिताजी उसके 5 यूनिट के थे, 8 यूनिट की हो गए। उसकी पुत्री 1 यूनिट की थी, 4 यूनिट की हो गई। कितने यूनिट का अंतर आया? आप कहेंगे सर 3 यूनिट का अंतर आया। ये 3 यूनिट का अंतर किसकी वजह से आया? 10 और 5 15 साल के अंतर। 15 साल की वजह से 3 यूनिट का अंतर आया दोनों के एज में। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे सर 15। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। 3 5 15, 5 होगी। सवाल में क्या पूछा है? उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? 10 साल पहले उसकी पुत्री 1 यूनिट की थी। 1 यूनिट का मतलब 5 साल की थी। कितने साल की थी? 5 साल की थी। 10 साल पहले अगर वो 5 साल की थी तो अभी और कितनी होगी? अब 10 साल जोड़ दीजिए, 10 साल जोड़ दीजिए। 10 साल जोड़ते ही अभी उसकी पुत्री की उम्र कितनी होगी? 15 साल। अरे भैया, आज से 10 साल पहले उसकी पुत्री 5 साल की थी तो अभी कितने साल की होगी? 10 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 साल, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त? तो इस तरीके से सवालों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ध्यान से पढ़िए सवाल को।
एक दुकानदार 4% की हानि पर कपड़े बेचने का विज्ञापन देता है, फिर भी गलत मीटर स्केल का प्रयोग कर वो वास्तविक में 20% लाभ प्राप्त करता है। स्केल की वास्तविक की लंबाई क्या है? देखिएगा, देखिए इसमें ना 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि 100 कोई चीज 100% रही होगी, 100% रही होगी, कोई चीज कितनी रही होगी? 100% रही होगी। 4% की हानि पर वो दिखावा करता है कि कपड़े को हम बेच रहे हैं। अगर आप 100 रुपए के सामान को 4% की हानि पर बेचेंगे, 100 रुपए के सामान को 4% की हानि पर बेचेंगे, इसका मतलब 4 रुपए का लॉस होगा, तो बेचेंगे कितना में? 96 में। ठीक है, फिर भी गलत मीटर स्केल का प्रयोग कर वो वास्तविक में 20% लाभ प्राप्त करता है। उसने बोला कि हम 4% की हानि पर बेच रहे हैं, लेकिन जितना सामान वो लेने आया था उसको उतना सामान दिया ही नहीं, उसको सामान कम दिया। अगर सामान कम देंगे, अगर सामान कम देंगे तो हमको वहां से घपला करके भी पैसा मिल जाएगा। कितना परसेंट का लाभ कमाया? 20% का। अगर 100 में 20% का लाभ कमाएंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे सर 120, यानी वो 96 रुपए में 96 रुपए का सामान दे करके 120 रुपए का पैसा ले लिया, है ना। तो आप बोलेंगे सर कितना कम दिया? तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल स्केल मीटर कितना होना चाहिए? 96 बटे कितना? 120। 96 बटे कितना? 120। एक्चुअल मीटर पूछ रहा आपसे। स्केल की वास्तविक लंबाई कितनी है? स्केल की वास्तविक लंबाई कितनी है? स्केल की वास्तविक लंबाई 96 बटे 120 होगी। आप बोलेंगे सर ये कैसे आया? 24 चौका 96 और 24 बटे 120, 4 बटे 5। 4 बटे 5 का मतलब हो जाएगा 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। लेकिन ऑप्शन जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या दे रखा है? सेंटीमीटर में। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 100 से। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो गायब हो जाएगा और हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 0.8 में 80 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त? इसके एक और तरीके हैं दोस्त, बना सकते हैं। अगर बेसिक से बनाना चाहें तो आप वैसे भी बना सकते हैं, फिर आप एक्स वैक्स लेके बनाते तो वैसे ही बना सकते हैं। सवालों कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनिएगा ध्यान से। चलिए, फिर आपको सवाल बनाना था तो आप ऐसे भी बना सकते थे कि मान लीजिए कि वास्तविक लंबाई, वास्तविक जो लंबाई हम मान रहे हैं वो वास्तविक लंबाई कितनी होगी? आप बोलेंगे सर वास्तविक लंबाई होगी, वास्तविक लेंथ जो होगा, वास्तविक लेंथ जो होगा वो हम मान लेते हैं कि x मीटर है, x मीटर है। और 1 मीटर का जो कॉस्ट प्राइस है, 1 मीटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम मान लेते हैं, वो भी लेट करते हैं 100 मीटर, 100 रुपीज पर मीटर, 100 रुपीज पर मीटर, 100 रुपीज पर मीटर, 100 रुपीज पर मीटर। ठीक है, 100 रुपीज पर मीटर। अब आपको पता है, आपको पता है, क्या पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस कितना? प्रॉफिट। सीपी प्लस कितना? प्रॉफिट। सीपी कितना है सर? अगर 1 मीटर का दाम 100 रुपए है तो x मीटर का दाम कितना होगा? 100x होगा। अरे होगा ना। और प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं सर? प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं सर? आप बोलेंगे सर 20%। 100 रुपए पे अगर हम 20% का प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 20x हो जाएगा। और लेकिन वो बेचा कितना में है? 4% की हानि में। 4% की हानि का मतलब वो 100 का सामान 4%, यानी 100 का 4%, 4 96 में बेचा है। यानी सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है। उस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे कि 96 किसके बराबर हो गया? 100x प्लस 20x 120x के बराबर हो गया। अरे भैया, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस के बारे में बोला कि 4% का लॉस, यानी 96 में बेचा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा सर? 1 मीटर का दाम अगर 100 रुपए माने हैं तो टोटल लेंथ कितना है? x मीटर, तो कितना हो गया? 100x। प्रॉफिट कितना होगा? 100x का 20%, तो 100x का 20% कितना आ जाएगा? 20x। 100x और 20x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 120x। तो x बराबर कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 96 बटे 120। जब चेक करिए तो क्या 96 बटे 120 हमने यहाँ नहीं लिखा है? यहाँ भी तो हम वही लिखे हैं प्यारे बच्चे, 96 बटे 120। कितना आंसर आएगा दोस्त? 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 80 सेंटीमीटर। बेहतरीन तरीका ये होगा क्वेश्चन को करने का जिसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा। एक निश्चित धनराशि 7.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए कोई पैसा p रुपया रख रहे हैं, हम कोई पैसा p रुपया रख रहे हैं, p रुपया रख रहे हैं, और ये पैसा 3p हो जाना चाहिए। 3p अपने पैसे जो हमने रखे हैं उसका 3 गुना हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल होगा,
स्टार्टिंग में क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे, और लास्ट में जब हम पैसा उठाएंगे इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में कौन है, तो आप बोलेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। पी रुपया अगर 3p बन गया है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, आप बोलेंगे सर 2p मिला होगा। कितना मिला होगा, 2p मिला होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है ना, SI बराबर क्या होता है दोस्त, आप बोलेंगे सर SI बराबर होता है फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। देखिए इसके और भी तरीके होंगे, लेकिन बेसिक बात, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपको समझ में आना चाहिए चीजें, इसलिए आपको ऐसे बताया जाएगा। यानी आप SI की जगह पे क्या लिख देंगे सर, 2p लिख देंगे। SI की जगह पे क्या लिख देंगे, 2p लिख देंगे। इक्वल टू P को तो P लिखना होगा, R रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए ऊपर में दे रखा है 7.5%, देखिए 7.5%। कितने समय में, समय हमको नहीं मालूम तो समय को हम T लिखेंगे, अपॉन कितना लिख देंगे दोस्त, आप बोलेंगे सर 100। इसको सॉल्व करना बड़ी आसान बात है, कौन सी बहुत बड़ी बात है सर। आप देखेंगे कि P से P कैंसिल हो गया, ठीक है सर, ये पॉइंट के लिए यहाँ 0 आ गया। 25 चौका 100, 40 बार में कैंसिल होगा, 25 तिहाई 75, 40 गुना 2 कितना हो गया सर 80, 40 गुना 2 कितना हो गया सर 80, और 3 नीचे आ जाएगा, यानी 80/3 साल का समय लगेगा, 80/3 साल का समय लगेगा। सर 80/3 साल का समय का क्या मतलब है, 26 तिया 78, 26 तिया 78, 2/3, 26 तिया 78, 2/3, 2/3, 2/3 साल, 26 2/3 साल। लेकिन सर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है सर, यहाँ पे इसने ये किया है, यहाँ पे इसने ये किया है कि इसको ना महीने और साल में बांटा है। आपको पता है कि ये तो 26 महीने है, ये तो 26 साल है, ये कितना है, आप बोलेंगे सर ये तो 26 साल है, 26 साल है, 26 साल है, और एक ही ऑप्शन 26 वर्ष है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप पूरा ही मैच करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक साल में 24 महीना होता है, एक साल में कितना होता है 24 महीना होता है, एक साल में 24 महीना होता है, और 24 महीना का 2/3 निकाल लो, 2/3 निकाल लो, तो 3 से हम काटेंगे 24 को कितने बार में, 8 बार, 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 16, यानी 2/3 साल को हम 16 मंथ भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 8 24, 8 दूना 16, 26 कहाँ आ गया, 12 साल 6 महीना, 26 साल 8 महीना, 18 साल 4 महीना, 24 साल 6 महीना। अगर हम देखेंगे तो 26 तिया कितना हो जाएगा 78, 26 तिया कितना हो जाएगा 78, 78/3, 78 और 2 80, 2/3, एक साल में होता है, एक साल में 12 महीना, एक साल में 12 महीना, सॉरी, एक साल में 12 महीना, एक साल में 12 महीना। अगर एक साल में 12 महीना होगा तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो जाएगा सर 8, 4 दूना कितना हो जाएगा सर 8, तो आप यहाँ लिख देंगे सर 26 साल 8 महीना, 26 साल 8 महीना, 26 साल 8 महीना, 26 साल 8 महीना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्त। या 24 नहीं, एक साल में 12 महीना होता है, तो आपको वहां 12 लिखना था। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़िएगा। कहता है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 16, 24, 36 एवं 54 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी यहाँ पर जो भी ऑप्शन आंसर होगा वो 8 से भी कट रहा होगा, 16 से भी कट रहा होगा, 24 से भी कट रहा होगा, 36 से भी कट रहा होगा, और 54 से भी कट रहा होगा, 54 से भी कट रहा होगा। सर सबसे पहले 8 से चेक कर लेते हैं। 8 का नियम क्या था कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 8 चौका 32, 8 चौका 32, कितना बच गया 4, 8 छक 48, ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। ठीक है सर, 8 से ये कटेगा सर, 8 से 8 8 64, 8 8 64, 4 बच गया, 4 बच गया, 8 5 40, ये भी कट गया सर। सर ये भी 8 से कट जाएगा, 8 ये भी 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा, 8 से ये नहीं कटेगा सर, 8 से ये नहीं कटेगा, 8 चौका 32, 3 38 नहीं कटेगा 8 से। ठीक है सर, 8 से नहीं कटेगा। अब देखिए अंदर में देखिए 54 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 54, और 54 बनता है 9 गुना 6 से, यानी अगर कोई संख्या 54 से कट रहा है तो 9 से भी जरूर कट रहा हो। 9 का क्या नियम है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखिएगा 8 और 6 14 और 1 15, 15 9 से नहीं कटता है तो ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं होगा। 8 और 4 12 और 1 13, 13 9 से नहीं कटता है तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। डी तो पहले से ही नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन, ऑप्शन नंबर ए। चेक करिए 8 6 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 9 से कटता है, यस सर। तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड था, और ऐसे ही इस सवाल को बनाना है। समझ गए दोस्त, वरना बहुत लेंदी बनेगा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता सुनिएगा। यदि 500 रुपए पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 600 रुपए पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज मिलकर, दोनों को इकट्ठे मिलकर ब्याज कितना मिलता है, 185 रुपए हो तो ज्ञात करें। देखिए ये सब सवाल कितना बेसिक सवाल है कि आपको पता है कि SI बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और SI जो है ना वो दो सम पे मिल करके है, तो दो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आप कहेंगे सर P तो दोनों सेम नहीं है, P तो यहाँ 500 है 600 है, यानी P1 और यहाँ P2 हो जाएगा। ठीक है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला था, ब्याज की दर ज्ञात करिए, ब्याज दोनों में समान होगा। तो टाइम दिखे यहाँ 5 साल है, यहाँ 2 साल है, टाइम भी अलग अलग है, तो यहाँ T1 कर लो, यहाँ T2 कर लो। क्या ये बात समझ नहीं आ रहा आपके छोटे से दिमाग में क्या कि R/100 दोनों में कॉमन है। R/100 अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 T1 प्लस P2 T2। ये सवाल हम आपको पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हम करा चुके हैं आपको। ठीक है, यानी ये जो हमने आपको लिखा है ये पहले से आपको पता होना चाहिए, ये जो हमने आपके लिए लिखा है ये पहले से आपको पता होना चाहिए। यानी सवाल क्या था देखिएगा, R/100 P1 T1, 500 को 5 से गुना करेंगे, देखो 500 को 5 से गुना करेंगे, 500 को 5 से गुना करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 500 को 5 से गुना करने का मतलब हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा सर, 2500। ठीक है सर। प्लस 600 रुपए को 2 से गुना करेंगे, P1 T1 प्लस P2 T2, यानी 600 को 2 से गुना करेंगे तो सर यहाँ कितना आ जाएगा 1200। चलिए ये फॉर्मूला निपट गया सर। अब ये है SI का फॉर्मूला, दोनों सम पर SI कितना मिल रहा है हमको, 185 रुपए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 185 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 185 रुपए। बहुत बढ़िया सर कुछ नहीं करना था, 2500 और 1200 को जोड़ना था, तो कितना आ जाना है 3700, और गुना कितना R/100 इक्वल टू कितना 185। 100 से 2 जीरो कैंसिल, 37 से 5, 37 के पहाड़ा में 5 बार में आता है 185, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 5%। और इस तरीके से सवालों को आपको बनाना चाहिए। यानी इससे पहले सवाल को हम करा चुके हैं, आप पूरा वीडियो इसको देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा आपको कि चीजें कैसे होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर भी मैंने इसको बता दिया, इसको पहले बता रखा है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर समान है तो P1 T1 प्लस P2 T2 होगा, अगर टाइम समान है तो P1 R1 प्लस P2 R2 होगा, और दोनों मिलाकर जो दे रखा होगा उसको हम SI के बराबर कर देंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। दो संख्याओं का योगफल 55 है, दो संख्याओं का योगफल 55 है एवं उनका अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। कोई संख्या है हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि x और y है, दोनों का योगफल कितना है 55 है। ठीक है सर। उनका अंतर कितना है, अगर इन्हीं दोनों का अंतर कर दिया जाए, x माइनस वाई कर दिया जाए तो 15 है। कितना है सर, 15 है। हमने बताया था कि जब भी कभी ऐसा सवाल हो कि x प्लस वाई 55 हो, x माइनस वाई 15 हो, तो x को निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, 55 और 15 को जोड़कर 2 से डिवाइड। जब कभी भी x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर दिया हो, x निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड। 15 5 60 और 10 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। y क्या होगा सर, दोनों को घटा करके 2 से भाग लगा दी, दोनों को घटा करके 2 से भाग लगा दी। 55 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, आप बोलेंगे 40, 40 का आधा कितना होता है 20। बहुत बढ़िया सर। x 35 हो गया और 20 कितना हो गया, y कितना हो गया 20। हमसे पूछ रहा था कि x और y बताइए, x और y बताइए, दोनों का गुणनफल बताइए, तो 35 गुना 20 कितना हो जाएगा 700। क्वेश्चन का आंसर समझ गए दोस्त। तो इस तरीके से सवालों को आपको बनाना आना चाहिए। बंदर वाले सवाल पहले भी बता रखे हैं, बंदर वाले सवाल पहले भी बता रखे थे। 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, और 2 मीटर, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है और फिर दूसरे मिनट में वो 1 मीटर फिसल जाता है। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो बंदर कितने समय में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। यह प्रक्रिया इन दोनों के डिफरेंस तक ही रखना है। यह प्रक्रिया 12 और 2 10 मीटर तक ही चलेगा, 12 और 2 10 मीटर तक ही चलेगा। इसका मतलब आप समझिएगा, अगर वो पहले मीटर चढ़ा, कितना चढ़ गया 2 मीटर, 2 मीटर चढ़ने में उसको 1 मिनट का समय लग गया। अब वो चढ़ने के बजाय उल्टा फिसल गया दोस्त, वो फिसल करके यहाँ आ गया, फिसलने में भी उसको 1 मिनट लग गया, तो सर कुल समय मिलाकर कितना लग गया, आप बोलेंगे 2 मिनट। और चढ़ा कितना, 2 मीटर पहले चढ़ा, 1 मीटर फिसल गया, तो 1 ही मीटर तो चढ़ा दोस्त, 1 ही मीटर तो चढ़ा। इसका मतलब ये है कि उसको 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है, उसको 1 मीटर चढ़ने में 2 मीटर
2 मिनट लग रहा है, उसको 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है, उसको 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है, यानी 2 मिनट में मेरे प्यारे बच्चे वो 1 मीटर ही चढ़ पा रहा है, 1 मीटर ही चढ़ पा रहा है। आपको इस प्रोसेस को कहां तक चढ़ाना है? 12 और 2 के डिफरेंस तक। 12 और 2 का डिफरेंस कितना होगा? 10। अगर हम 1 मीटर चढ़ने में 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है तो 10 मीटर चढ़ने में 10 मीटर चढ़ने में 10 गुना 2 20 मिनट का समय लग जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। क्या उस बंदर को 10 ही मीटर चढ़ना था? नहीं। कितना मीटर चढ़ना था? 12 मीटर। अरे ये फिसलेगा तो तब तक जब तक वो टॉप पे ना पहुंच जाए। एक समय ऐसा आएगा 20 मिनट के बाद वो 10 मीटर चढ़ जाएगा। अब 10 मीटर के बाद वो पहला मीटर जैसे ही छलांग लगाएगा तो 12 मीटर के टॉप पे पहुंच जाएगा और उसके बाद तो फिसलेगा ही नहीं। इसीलिए दोनों के डिफरेंस तक हमने चढ़ा। अब 2 मीटर को चढ़ना था और 2 मीटर चढ़ने में वो 1 मिनट लेगा। टॉप पे पहुंचने के बाद फिसलेगा ही नहीं, फिसलेगा ही नहीं। इसका मतलब वो कितना चढ़ चुका? 12 मीटर चढ़ चुका। और 20 और 1 21 मिनट का समय लग चुका। 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 और 21 मिनट लगेगा उस बंदर को पूरा 12 मीटर की पोल चढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है सुनिएगा। एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है कक्षा में शामिल हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कक्षा का औसत उम्र 5 वर्ष कम हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या ज्ञात करें। सुनिएगा, आरंभिक संख्या हम मान लेते हैं x है और एवरेज दे रखा है हर एक विद्यार्थी कितने उम्र का है? 35 उम्र का है। 35 उम्र का है तो टोटल कितने होंगे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर टोटल होंगे, एक आदमी 35 साल का है, ऐसे कितने आदमी हैं? x आदमी हैं, तो टोटल आयु कितना होगा? 35x। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है दोस्तों, अब आपको पता लग गया कि अभी तक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत उम्र 35 है। अगर 35 साल का एक आदमी है और ऐसे x आदमी है तो टोटल उम्र कितनी होगी उस कक्षा में? तो आप बोलेंगे सर 35x होगा। अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में क्या है? ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर? 10 नए विद्यार्थी आए जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है। जिनकी औसत उम्र मतलब एक आदमी 25 साल का है और ऐसे कितने व्यक्ति आ रहे हैं? 10 व्यक्ति आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया सर? 250 और जोड़ दीजिए, 250 और जोड़ दीजिए, 250 और जोड़ दीजिए। अब ये 35 एक आदमी का क्या था? एवरेज था। ऐसे कितने आदमी थे? x आदमी थे और 10 आदमी और आ गए। ये 10 आदमी को, एक आदमी 25 साल का था तो 10 आदमी 250 साल का होगा। ये टोटल हो चुका है कितने आदमी का? x प्लस 10 आदमी का। ये टोटल है x प्लस 10 आदमी का। अगर हम टोटल को x प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा एवरेज। एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या था बेटा? एवरेज बराबर फॉर्मूला था सम एवरेज बराबर फॉर्मूला था सम बाय नंबर, सम बाय नंबर एवरेज का फॉर्मूला था। तो सम कितने लोगों का था? x प्लस 10 लोगों का। तो x प्लस 10 लोग नीचे रख दिए और सम ऊपर। जब हम एवरेज डिवाइड, जब ऐसा होता है कि पहले आदमी 35 साल का था, x आदमी था, 10 आदमी शामिल होने के बाद एक आदमी 25 साल का हो गया, तो उस कंडीशन पे उसकी जो पहले औसत कितनी थी? 35 साल। अब उसकी औसत उम्र 5 वर्ष कम हो गई। इसका मतलब ये भी तो औसत है। टोटल को अगर हम नंबर से डिवाइड करते हैं, सम को अगर हम नंबर से डिवाइड करते हैं तो एवरेज बन जाता है। एवरेज अब कितना है सर? आप बोलेंगे सर 5 कम हो जाती है। पहले 35 थी, 5 कम हो जाएगी तो अब कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? 30। कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या बताइए। और कक्षा में आरंभिक संख्या क्या था मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे सर आरंभिक क्या था? आरंभिक था जो हमने माना था x, यानी x की वैल्यू निकालनी। बाबू मेरे सॉल्व करिए। 35x प्लस 250 इक्वल टू 30x प्लस का 300। x वाले को सॉल्व करिए, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। 35x में से 30x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5x। 300 में से 200 जब 50 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 50। कितना बच जाएगा? 50। यानी 5x अगर 50 के बराबर है तो भैया x किसके बराबर है? आप कहेंगे सर 10 के बराबर। x किसके बराबर है सर? 10 के बराबर। सवाल में क्या लिखा था? कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी? 10 थी। x थी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सवाल खत्म।
तो ये एक बहुत अच्छा सवाल, टेक्निकल सवाल, कंडीशन बेस्ड सवाल, और इस सवालों पे थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं, आपको हमेशा ऐसे सोचना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे दोस्त। 1 से 19 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है? विषम संख्याओं का, यानी सवाल में पूछा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 जो भी चल रहा है, लेकिन विषम की संख्या चल रहा है, विषम संख्या चल रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ऐसे सवालों का एक फॉर्मूला होता है n इंटू 4n-1 अपॉन 3, n इंटू 4n-1 अपॉन 3। आप इस बात को याद रखेंगे प्यारे बच्चे, जब कभी भी ये सवाल आए तो आपको ये फॉर्मूला से जल्दी बनेगा सवाल, फॉर्मूला से जल्दी बनेगा सवाल। और हम बार बार कहते हैं कि आपको वो अप्रोच आना चाहिए जिससे सवाल जल्दी बने। तो सर हमसे जो सवाल पूछा है वो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और कहाँ तक जा रहा है, तो आप कहेंगे सर ये जा रहा है 19 के स्क्वायर तक, 19 के स्क्वायर तक। तो टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर यानी n की वैल्यू कितनी होगी सर? 1 से 20 तक 20 गो संख्या, और 20 गो संख्या में 10 गो संख्या सम होता है और 10 गो संख्या विषम होता है। यानी जो ये जो n है ना, ये जो n, ये 1 2 3 ऐसे काउंट होगा, और 1 से लेकर के 19 तक में क्या को संख्या आएगा, आप बोलेंगे 10 संख्या। बस इस फॉर्मूला, जब n की वैल्यू 10 निकल गई तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 10 है ना। 4 गुना 10 कितना हो जाएगा, 4 गुना 4n स्क्वायर, सॉरी 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। 10 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, n स्क्वायर की जगह पे 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 गुना 4 400, 100 गुना 4 400, 100 गुना 4 400, 400 माइनस 1 और बटे में कितना 3। सर 10 गुना 400 में से 1 जाएगा तो 399 बचेगा सर, और बटे कितना है सर 3, 3 से इसको ठोक देंगे 133 बार में, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1330। 133 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 1330, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त? तो ऐसे सवालों को आपको बनाना है। आज की क्लास में ये लास्ट क्वेश्चंस करेंगे, एक और वीडियो आपको मिलेगी जिसमें हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। क्या सवाल है, यदि 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 52 है, 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 52 है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक तो ये कि अगर आप x को सम संख्या मान रहे हैं तो दूसरी सम संख्या होगी x प्लस 2, तीसरी सम संख्या होगी x प्लस 4, चौथी सम संख्या होगी x प्लस 6 और पांचवी सम संख्या होगी x प्लस 8, और इन सब को जोड़ दीजिएगा तो कितना आना चाहिए 52, कितना आना चाहिए 52, कितना आना चाहिए 52। ठीक है, तो x x x x और x कितना हो गया 5x, कितना हो गया 5x प्लस 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20 बराबर कितना हो गया सर? आप बोलेंगे 52। सर 5x बराबर 52 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 32, आप बोलेंगे सर 32। ठीक जोड़ा है हमने। अगर x एक सम संख्या है तो दूसरी सम संख्या कौन होगी? x प्लस 2, फिर कौन होगी? x प्लस 4, फिर कौन होगी? x प्लस 6, फिर कौन होगी? x प्लस 8। कितनी संख्या होगी? यदि 4 सतत सम संख्या, हमने 5 लिया है, 1 2 3 4 5, यानी आप यहाँ से x प्लस 8 को हटा दो, x प्लस 8 को हटा दो, सारी संख्या लेना था बच्चे। तो 4 संख्या लेते हैं और चारों को जोड़ने पे कितना जाना है सर? आप बोलेंगे सर 52। 1 2 3 4, यहाँ कितना जाएगा? आप बोलेंगे सर 4x, 4 और 2 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना है सर 52। सर 4x बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 52 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? आप बोलेंगे सर 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? आप बोलेंगे सर 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? आप बोलेंगे सर 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे सर 10। ठीक है सर, आपसे पूछा है तीसरी सबसे बड़ी संख्या, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी और ये तीसरी संख्या होगी। तीसरी सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 है, जिसमें से x की वैल्यू 10 है प्यारे बच्चे, और यहाँ 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? आप बोलेंगे सर 14, आप बोलेंगे सर 14, और 14 सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त? इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। इसको ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते थे कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है। अगर हम तीसरी सबसे बड़ी संख्या को 14 मान लेते हैं, हाँ, तीसरी सबसे बड़ी संख्या, टोटल 4 संख्या है, उसमें तीसरी सबसे बड़ी संख्या अगर 14 है तो इससे छोटी 12 होगी, इससे छोटी 10 होगी, और इसके बाद बड़ी कौन होगी? 16। क्या इन सबको जोड़ने पर 52 आ रहा है? चेक करो। क्या इन सबको जोड़ने पर 52 आ रहा है? चेक करो। 16 और 14 30, 30 और 12 42, 42 और 10 52। क्या 52 आ रहा है? यस सर। अब वहाँ क्वेश्चन में भी 52 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को
बना सकते थे। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, चीजें आप सीख रहे होंगे बिना कोई बकवास किए। एक नंबर क्वेश्चन से लेकर के जितने भी सवाल रहते हैं एकदम टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बीच में कोई बात करने का मतलब नहीं है। टाइम आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई सबसे मजेदार बात होगी। हम आपसे शुरुआत में थोड़ी बात करते हैं, अंत में थोड़ी सी बात करेंगे। कि आपको मजा आया, लाइक करिए, शेयर करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। चलिए आज की सेवा इसी खूबसूरत सवाल के साथ समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में 2018 के सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हुए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।